नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हेल्दी पॉकेट और वेल्दी पोर्टफोलियो हमारी एक खास पेशकश, क्योंकि नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है और ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में पोषण के तमाम खान पान और तत्व होने चाहिए। इससे मेरा मतलब है कि तमाम तरह की एसेट क्लासेस और निवेश की सही स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को कैसे तंदुरुस्त बना सकती है, सेहतमंद बना सकती है, मतलब कैसे मुनाफेदार बना सकती है। इसी पर हमारी एक खास पेशकश है। और न्यूट्रिशन वीक क्योंकि पूरे हफ्ते है, तो पूरे हफ्ते हम कोई ना कोई एलिमेंट जो है निवेश का वो चर्चा में लेकर आएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस एक बहुत अहम पहलू होता है। अमूमन लोग इसको इन्वेस्टमेंट से अलग देखते हैं और अलग होती भी है, क्योंकि इंश्योरेंस एक रिस्क कवर है, एक लाइबिलिटी कवर है और आपके साथ साथ आपके अपनों को भी आर्थिक तौर पे सुरक्षित रखने का एक तरीका है। और हाँ, जो लोग बहुत कम जानते हैं वो ये है कि अगर आप पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को देखें तो सही इंश्योरेंस और अपने आप को सही इंश्योरेंस कवर से कवर करना एक पहला कदम होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स की ओर। आप पैसे डालकर किसी भी निवेश विकल्प में पोजीशन ले सकते हैं, एक्सपोजर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन उससे पहले आपके पास एक सही इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे पैमाने हैं सही इंश्योरेंस कवर के। हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी यहाँ पर किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के भी ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं और ऐसी बहुत सारी कवरेज हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो आज अगले आधे घंटे हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सही इंश्योरेंस पर बात करेंगे, क्योंकि अपने निवेश पोर्टफोलियो को अगर आप ताकत देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना होगा, अपने लिए सही इंश्योरेंस खरीदना होगा। और मेरे साथ दो बहुत ही जाने माने जानकार भी हैं जो न सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर बल्कि सब जगह इंश्योरेंस को लेकर तमाम बारीकियों और लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP, और महावीर चोपड़ा, फाउंडर बेशक.org इंश्योरेंस। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। दोनों की खास बात यह है कि दोनों बहुत समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ाने को लेकर इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा काम है, योगदान है और भागीदारी भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस बेहद खास शो में आप दोनों ने शिरकत की है। हर्ष, आपके पास आऊँगी क्योंकि जहाँ तक इंश्योरेंस की समझ है मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हमने हर्ष से सीखी है। एटलीस्ट मैंने अपने करियर में इंश्योरेंस को लेके बहुत सारी बारीकियाँ हर्ष से सीखी है। और हमेशा सिंपल रखते हैं ये किसी भी इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को, और वाकई इंश्योरेंस सिंपल भी है। क्यों हर्ष, लोग इसको बेवजह कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मेरे ख्याल से आजकल इतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो मेरे ख्याल से जब आपने अपने करियर की शुरुआत की होगी तब इतने नहीं होंगे। बट मुझे आपसे एक दौर पूछना है जहां पर लोगों की इंश्योरेंस को लेकर मानसिकता में आपने बदलाव देखा हो। पहले जब आप इंश्योरेंस की बात करते थे तो आप लोगों को क्या नसीहतें देते थे, और अब जब आप इंश्योरेंस की बातचीत करते हैं तब आप क्या नसीहत देते हैं? क्योंकि इस पूरे न्यूट्रिशन वीक में जो हम मना रहे हैं, मेरे हिसाब से एक फाउंडेशन खड़ी करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पोर्टफोलियो में, और वो सही फाउंडेशन सही इंश्योरेंस के ज़रिए खड़ी होती है। हर्ष, अगर मैं चेंज की बात करूं तो जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया था तब तो टर्म लाइफ नाम की कोई चीज ही अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट जब तक इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज नहीं किया गया सन 2000 में, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस आई और LIC तो खैर उसके भी बाद भी 5-6 साल के बाद जो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पहली बार जो है लेके आई। सबसे बड़ा चेंज जो मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज जो मैंने देखा है वो ये है कि पहले जो इंश्योरेंस बेचते थे उनको इंश्योरेंस बेचना पड़ता था। आजकल टर्म इंश्योरेंस खरीदा जाता है, जो कि जो वेबसाइट्स हैं, चाहे पॉलिसी बाजार हो, कवर फॉक्स हो, और भी कई इंश्योरेंस की वेबसाइट्स हैं। लेकिन पहले वैसी वेबसाइट चलना, बिकॉज़ आप वेबसाइट पे जाके पता करेंगे और फिर वहां से खरीदेंगे, विच मीन्स कस्टमर इंड्यूस्ड है, क्लाइंट इंड्यूस्ड है वो परचेज डिसीजन। वो एक बहुत बड़ा नजरिया चेंज हुआ है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और कोविड के बाद तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो जागरूकता है वो भी बहुत बड़ी है। अ, मैं जस्ट होप करता हूं कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और उससे ज्यादा क्रिटिकल इलनेस जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है,
उसकी भी जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ेगी। लेकिन जहाँ तक टर्म इंश्योरेंस और हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंस रिइंबर्समेंट पॉलिसी या मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, ये दोनों चीज़ों का जो आज की तारीख में जागरूकता है, वो बहुत अच्छी और बड़ी हो गई है, जो बहुत अच्छी चीज़ है देश के लिए। एब्सोल्युटली। जितनी ज़्यादा जागरूकता उतना ज़्यादा इंश्योरेंस को लेकर लोगों की समझ में इजाफा, जो कि मेरे ख्याल से पैंडेमिक के बाद हमने ज़ोरदार तरीके से होता हुआ भी देखा है। और इसीलिए आज के हमारे इस पेशकश में और भी बारीकी में जाके हम तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है। और ऐसे में महावीर, मैं चाहती हूँ कि हम स्टेप वाइज जाएं और सबसे पहले चलिए बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। सही तरीके का लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कहाँ से ख़रीदना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो इतने प्लेयर्स हमारे साथ मार्केट में नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह से खासतौर से पैंडेमिक के बाद हमने जागरूकता आती हुई देखी है, लोगों में समझ आती हुई देखी है, स्टेक होल्डर्स पे भी इजाफा होता हुआ हमने देखा है। लाइफ इंश्योरेंस और एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोगों की समझ में कन्फ्यूजन बहुत कम रह गया, ऐसा नहीं कि नहीं है, रह गया है। और पहले जैसे कि लोग प्रेफर करते थे कि इन्वेस्टमेंट में ही उनको इंश्योरेंस का एक एस्पेक्ट दिया जाता था, अभी भी वो मानसिकता है, अभी भी कहाँ काफ़ी हद तक लोग उस वहीं पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंश्योरेंस खरीदना। लेकिन सही लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए मुझे किस तरह की कवरेज की ज़रूरत होती है, अगर मैं आसान भाषा में इसको समझना चाहूँ तो? आप शायद म्यूट पर है जी। हर आदमी को अगर कोई भी टाइप का इंश्योरेंस जब भी लेना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि उनको अपनी नीड समझनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस सबके लिए है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आमदनी इतनी है या आपकी वेल्थ इतनी है कि आपको टर्म इंश्योरेंस की शायद ज़रूरत भी ना हो, राइट? या आपके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है, तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत ना हो। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी थंब रूल के हिसाब से ना जाए, कोई भी किसी के कहने के हिसाब से ना जाए। आप आपकी रिक्वायरमेंट को पहले समझिए कि आप क्यों कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद में समझिए क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और फिर आप डिसीजन लीजिए। ऑल्दो प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं, उसके साथ-साथ ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं, राइडर्स के ऑप्शंस बढ़ गए हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी। हर इंश्योरर एक अलग-अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहता है ताकि वो मार्केट में डिफरेंशिएटेड खड़ा रहे और इसके लिए अभी भी कस्टमर के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सबसे फंडामेंटल चीज़ है जो सॉल्व करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ज़रूरत के लिए नहीं होती है और वो मोस्टली मार्केटिंग एफर्ट होती है एक इंश्योरेंस कंपनी की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी रियल नीड्स होती है। तो नीड्स समझना और शायद अगर आप खुद ना कर सको तो एक एडवाइजर से समझना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें, आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, क्रिटिकल इलनेस की जैसे हर्ष जी ने कहा वो बात करें या एक्सीडेंट की बात करें। क्या अमाउंट का कवर होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ बहुत लोग आज ये जान गए हैं, जैसे हर्ष जी ने कहा कि टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, बट आज भी कितना लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए और कैसे ढूँढना चाहिए, उसके बारे में अभी भी काफ़ी स्ट्रगल है। कस्टमर्स अभी भी थोड़े कन्फ्यूज़्ड रहते हैं और ये सारी चीज़ें अभी सॉल्व कर रहे हैं व्हिच इज़ अ गुड थिंग। मतलब पीपल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे उनको मालूम ही नहीं था क्या लेना है, टू नाउ कि क्या कैसे लेना है, क्या लेना है, क्यों लेना है, उसमें पहुँचे हैं। तो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेफिनिटली बढ़ी है, बट प्रॉब्लम्स चेंज हो गए हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप दोनों बहुत नज़दीकी से इन्वेस्टर्स के साथ राब्ता रखते हैं, आप लोगों की बातचीत और उनके कंसर्न्स को लेकर जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो कईयों के मुकाबले ज़्यादा होती होगी। हर्ष, अगर मुझे समझना हो लोगों में जागरूकता के लिहाज से किस इंश्योरेंस में जागरूकता ज़्यादा है, महत्व अगर मैं समझना चाहूँ, क्या वो पूरी तरह से लाइफ इंश्योरेंस के महत्व को समझते हैं, क्या वो पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व को समझते हैं? मोटर इंश्योरेंस क्योंकि ज़रूरी है लेना, लेकिन वहाँ भी कवरेज अभी भी काफ़ी अंडर चल रही है, जो कम से कम रिपोर्टेड हुए हैं नंबर्स। बताइएगा ज़रा हर्ष, क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? तो जैसे मैंने कहा, अब जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है और जैसे महावीर ने भी अभी कहा कि
लेकिन प्रॉब्लम चेंज हो गई है, तो जागरूकता बढ़ गई है। कई क्लाइंट्स तो उसको टिक आइटम मानते हैं कि मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरे पास क्रिटिकल इलनेस है। तो है मतलब क्या वो आप जितनी आपको ज़रूरत है उतनी है, आपको कैलकुलेट करना आता है? अ, जैसे पहले कहा गया कि हमको डिपेंड नहीं करना चाहिए कोई थंब रूल पे, प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करना चाहिए। आप किस बेसिस पे उसको कैलकुलेट करेंगे? जो आपकी ज़रूरतें हैं या फिर आपकी जो कमाई की क्षमता है वो कंप्लीटली रिप्लेस चाहते हैं? वो सारी चीज़ें आपको एक सही एडवाइजर के साथ बैठ के आपको नक्की करना चाहिए। सिर्फ टिक आइटम पे ना जाएं। ऐसा ना हो कि आप इनफ पॉलिसी ना लें। ये खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत होता है कि मेरे पास मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस दे रखी है, मुझे जरूरत नहीं है, या मैंने तो एम्प्लॉयर के अलावा एक और 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले रखी है, तो दैट इज इनफ। शायद इनफ है, लेकिन क्या आपने आकलन किया है कि ये इनफ है क्या? खास करके जिनको क्रिटिकल इलनेस के बारे में मालूम है, वो मैंने देखा है बहुत से लोग, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस मिलना मुश्किल है, तो क्रिटिकल इलनेस के मामले में कई लोग आज भी उसको टिक आइटम मानते हैं कि मेरे पास क्रिटिकल इलनेस है। और एक्सीडेंटल डेथ में भी ये थोड़ा बहुत लागू होता है। तो मतलब अब डीप में जाने की ज़रूरत है और एडवाइज़र से बात करने की ज़रूरत है आपको डिसाइड करने से पहले। एब्सोल्युटली। और इसी तरह की बारीकियां हैं जो कि अब हम थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं। और महावीर, जहां से हर्ष ने छोड़ा है, मैं चाहती हूँ हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये पूरा आधा घंटा एक क्लासरूम भी है, एक मास्टर क्लास भी है आपके इंश्योरेंस को लेकर, और कितना कवर सही है। और मान लीजिए महावीर, एक कवर आपने ले लिया आपने 25 से 30 साल के बीच में, आपकी लाइफ स्टेजेस जो हैं बदल रही हैं, आपकी इनकम बदल रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये समझना कि एक बार लाइफ इंश्योरेंस ले लिया उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी जो कवर आपने लिया हुआ है वो पर्याप्त होगा। लाइफ स्टेजेस बदलती हैं, इंश्योरेंस की ज़रूरतें भी बदलती हैं। जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव करते हैं, उसी तरह से आपको अपने इंश्योरेंस कवरेज को भी समझना होगा और उसको भी रिवाइज करना होगा, उसमें भी बदलाव करना होगा, जो कि एक ऐसा पॉइंट है महावीर जो लोग मिस कर जाते हैं। जिन लोगों को समझता है कि हम तो बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, जैसा कि हर्ष ने भी कहा कि लोग टिकमा कर लेते हैं कि मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सारा मेरा इंश्योरेंस पोर्टफोलियो तैयार है। लेकिन क्या वो आपके लिए सही है? हो सकता है जो आपने 5-6 साल पहले लिया हो वो आपके लिए अभी सही नहीं है। तो कितना आपके लिए काफ़ी है महावीर? सवाल यही है, ये कैसे समझे? इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर कस्टमर को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए इसको। और आपकी हर एज ब्रैकेट में और हर एक लाइफ इवेंट पे आपको बेसिकली एक रीअसेस करना चाहिए कि आपकी जो इंश्योरेंस की नीड्स है क्या वो चेंज हुई है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इवेंट्स मतलब क्या, राइट? फर्स्ट इवेंट हो सकता है कि आप पहले आपने आपकी फैमिली से कवर लिया था, जैसे आप चाइल्ड थे और आपने अपनी फैमिली से कवर था, और अभी आप एम्प्लॉयड हो गए हो और आपका खुद का कवर आप ले सकते हो। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, या तो आपके एम्प्लॉयर ने कवर नहीं दिया है, या तो आप टैक्स के लिए बेनिफिट ढूंढना चाहते हो, या तो आप एक शुरुआत करना चाहते हो हेल्थ इंश्योरेंस से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक शुरुआत करना एट द एज व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आपको अराउंड बिटवीन 25 और 28 के अंदर आसपास ले लेना चाहिए। उसके पहले चाहे आप कोई कंपनी के कवर में कवर्ड हो या कोई बेसिकली आपके फैमिली के पॉलिसी में कवर्ड हो, वो फिर भी ठीक है। फॉर टर्म इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, जैसे ही आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है फैमिली के साथ, जैसे ही आप फैमिली के बिल्स पे करना शुरू करते हो, जैसे कि आपने रेंट पे करना शुरू कर दिया, या आप घर के ईएमआईज पे कर रहे हैं, या आप घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे कर रहे हैं, जैसे भी कोई भी टाइप की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वो राइट टाइम है टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचने का। बिकॉज दैट इज द टाइम जहां पे आपने पहली बार आपकी घर के खर्चों में आप बेसिकली एक टाइप से आपने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम जहां पे आपको ये करना शुरू करना चाहिए। और फिर हर लाइफ इवेंट मतलब जैसे कि आप की शादी हो गई, या आप पेरेंट हो गए, आपके बच्चे हो गए,
या आपने बहुत बड़ा एक घर खरीदा, या आपने कोई भी बड़ी लायबिलिटी आपकी ले ली है, जैसे कि हमने बात की अभी होम की, घर खरीदी है, तो ये हर एक लाइफ इवेंट जो आपके फैमिली के लिए या आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, वहां पे आपको रिव्यू करते रहना चाहिए कि बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट थी लाइफ इंश्योरेंस की वो सेम है या वो बढ़ गई है। मोस्टली इन द इन 99% केसेस आपके हर एक लाइफ इवेंट में आपकी रिक्वायरमेंट इंश्योरेंस की चेंज होगी, राइट। इसका और एक रीजन है कि आपको ये रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हर बार आपको जब भी चाहिए तभी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस मिलना है ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं 40 की एज में टर्म इंश्योरेंस ले लूं, बट अगर मुझे कुछ बीमारी हो गई है या मुझे मल्टीपल डिसऑर्डर्स है, हेल्थ इश्यूज है, मुझे शायद वो इंश्योरेंस ना भी मिले। तो एक कट ऑफ है कि 35 के पहले, जैसे हमने स्टार्ट किया 25 से, बट 35 के पहले सारा जो आपको इंश्योरेंस की जरूरतें है, जितनी भी आपकी फैमिली को जरूरत हो सकती है, वो सारे रिव्यू करके मैक्सिमम बाय 35 आपको टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट, इस सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देनी चाहिए आपके रिमेनिंग लाइफ टाइम के लिए, विच कुड बी लेट्स से 70-75 ईयर्स। तो ये एक तरीका है आपका पूरी ये इंश्योरेंस की असेसमेंट करने का और कैसे उसको रेगुलरली अपग्रेड करने का इन टर्म्स ऑफ लाइफ इवेंट्स। एडिशनली आप हर 5 इयर्स के एक स्लॉट में डेफिनेटली रिव्यू करना, तो एक एडिशनल एक आप माइलस्टोन रख सकते हैं, जिसमें आप आपकी इंश्योरेंस को रिव्यू कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, जैसे 25, 28, 30, 35, ये डेफिनेटली एजेस है। चाहे आपके लाइफ इवेंट्स हो ना हो, आपको ये टाइम पे इंश्योरेंस को रिव्यू करना चाहिए। ये तो बात हुई कि कितना काफ़ी है। एक और चीज़ जो मुझे समझनी है और जो मेरे ख्याल से आपके भी एक्सपीरियंसेस में आते होंगे इस तरह के सवाल कि कितने तरह का इंश्योरेंस काफ़ी है हर्ष। लाइफ और हेल्थ तो हमने ले ही लिया, अब उसके बाद एक डिसेबिलिटी कवर होता है जो आपको लेना होता है, क्रिटिकल इलनेस कवर भी है, आजकल प्रेगनेंसी को लेकर है, डेंगू को लेकर कवर्स हैं, कैंसर स्पेशल कवर हैं, हार्ट स्पेशल कवर हैं। कितना काफ़ी है आपके लिए? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि ये सब कवर्स आपके काम के नहीं हो सकते, लेकिन अब किसी भी तरह की चीज़ कभी भी हो सकती है, किसी भी तरह की बीमारी कभी भी हो सकती है। इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से ऐसा पैसा है जो कभी आपके काम आई ही ना, यही सोचकर तो हम सब खरीदते भी हैं, ठीक है। लेकिन किस किस बात को लेके आप अपने आप को कवर करेंगे? आजकल तो आपके वॉलेट्स के लिए भी कवरेज निकल कर आ गई है, अगर मैं थोड़ा सा और हेल्थ और लाइफ के आगे भी बढ़ना चाहूँ तो कितने कितने कवर खरीदेंगे? बुनियादी कवर क्या होते हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, और उसके बाद अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप और भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, राइट हर्ष? तो जैसे कि अंडर इंश्योरेंस करना अच्छा नहीं है, वैसे ओवर इंश्योरेंस करना भी शायद अच्छा नहीं है, बिकॉज हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इंश्योरेंस, अगर हम रिस्क का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, तो बर्बाद हो जाए ताकि ये ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसकी वजह से मुझे क्लेम लेना पड़े। तो अगर मैंने अननेसेसरी इंश्योरेंस लिया, अननेसेसरी नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसा कहा कि भाई अगर मैंने सपोज कैंसर इंश्योरेंस लिया और अगर कैंसर हो गया तो नेचुरली वो इंश्योरेंस यूजफुल है। तो टू कीप इट सिंपल, बेसिकली यू कैन स्टिक टू से 4 बेसिक बुनियादी पॉलिसीज। टर्म लाइफ, अगर जरूरत हो, अगर कोई आपके इनकम पे डिपेंडेंट है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, डेथ नहीं, डिसेबिलिटी। क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि आप खुद अपने आप पे निर्भर हैं, और अगर एक्सीडेंट की वजह से या इलनेस की वजह से आपकी कमाने की क्षमता अफेक्ट होती है, तो वो ये पॉलिसीज कवर करती हैं। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पॉलिसी विदाउट डेथ बहुत ही चीप मिलती हैं, तो वो लेनी चाहिए। और क्रिटिकल इलनेस जितनी मिल सकती है उतना लेना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा मिलना थोड़ा आज के परिवेश में मुश्किल है। और फोर्थ ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जो भी है, अगर आप कैंसर इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपका आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके वजह से आप वो लेना चाहते हैं, तो आप उसको लीजिए। गलत कारण उसका लेने का क्या होगा कि अरे मेरी 80D की लिमिट पूरी नहीं हुई है, या वो मेरा फ्रेंडली एजेंट है, उसको ये पॉलिसी बेचनी है,
ये गलत रीजंस हैं पॉलिसी लेने के। सही रीजन तो पॉलिसी गलत नहीं है, बिकॉज आपको कोई ना कोई वो रिस्क कवर करके दे रहा है। लेकिन आपको जरूरत है कि नहीं ये देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, जैसे कि अंडर इंश्योरेंस आपके पहले लाइन में ही पूरा सार था कि जैसे अंडर इंश्योरेंस प्रॉब्लम है, ओवर इंश्योरेंस भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो इंश्योरेंस हम खरीदते हैं महावीर, कैसे हम देखें कि हमारी कवरेज जो है, जो हमें ऑफ़र किया जा रहा है, वो सही है और वहाँ हमसे कोई चूक नहीं हो रही है। ये सवाल थोड़ा सा जवाब इसका लंबा हो सकता है, बिकॉज आप लाइफ, हेल्थ और तमाम तरह की इंश्योरेंस पर बातचीत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एक डूज और डोंट्स वे में आप इसका जवाब शायद दे दें, तो फिर हम जल्दी आगे बढ़ पाएंगे और सवालों की ओर, क्योंकि आपको जो ऑफरिंग दी जा रही है वो आपके लिए अप टू द मार्क हो, ये आपको जानना ज़रूरी है। ये आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में खुद ही पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आम लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के कह दूं कि किस तरह की कवरेज आप खरीद रहे हैं, फैमिली खरीद रहे हैं, फैमिली फ्लोटर खरीद रहे हैं या इंडिविजुअल खरीद रहे हैं, या अपने माता पिता के लिए कोई कवरेज खरीद रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, कुछ कुछ कवरेजेस हैं जो कुछ सालों के बाद कवर होने वाली हैं। बुनियादी चीज़ें हैं महावीर, जहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। ये सवाल चर्चा में रोज़ाना आते हैं, लेकिन मैं इसीलिए भी हमेशा यही सवाल पूछती हूँ क्योंकि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है और यही बातें मिस हो जाती हैं अक्सर। तो बताइए। राइट, सो अगर हम कवरेज की बात करें तो स्पेसिफिकली अगर हम टर्म इंश्योरेंस से शुरू करें तो टर्म इंश्योरेंस की जो कवरेज है उसके लिए आपको कोई भी थंब रूल के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आज अगर लेट्स से कोई हम बात कर रहे हैं, एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो अगर लेट्स से जो हम रिस्क कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे वो डेथ है, तो अगर वो कोई कारण से डेथ हो जाए तो क्या बड़ा गैप क्रिएट होगा फाइनेंशियल लाइफ में उनकी डिपेंडेंट्स के, वो उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। उसका कैलकुलेशन अगर मैं क्विकली बताऊं तो बेसिकली होगा कि सारे लायबिलिटीज पे हो जाए। अगर कोई होम लोन है जो कंज्यूम कर रहे हो, कोई घर चल रहा है उनका, वो पूरा उनका पैसा, उसका पैसा होम लोन का पे हो जाए, और कोई भी बड़ी लायबिलिटीज है वो पे हो जाए। उसको छोड़ के अगर कोई भी कमिटमेंट्स है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन के कमिटमेंट्स है, या बेसिकली चाइल्ड रिलेटेड फ्यूचर मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट्स है, वो सारे जो बेसिकली एक ब्रेड विनर के कमिटमेंट्स है, कैन दैट बी पेड फ्रॉम द टर्म इंश्योरेंस, शुड बी द कैलकुलेशन। अगर कोई 1 करोड़ के हिसाब से करे कि 1 करोड़ बहुत इनफ है, वो शायद बहुत ही चांसेस हाई है आज की उम्र में, अगर हम बात करें 30 ईयर ओल्ड के लिए, वो नंबर बहुत छोटा होगा। अगर आप सिंपल एक कैलकुलेशन करें कि 20 साल बाद 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी, अगर 6% का भी इन्फ्लेशन ले लिए तो शायद 40 या 50 लाख से कम होगी। तो वो देखना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन आप इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आपकी कैलकुलेशन में। और फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। अगर आपकी विजिबिलिटी है कि आपको आगे जाके आपके कमिटमेंट्स बढ़ने वाले हैं, अगर आपको पता है कि आगे जाके आपके डिपेंडेंट्स बढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए जो मैक्सिमम कवर आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस में अभी, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से, वो आपको एक बार में ले लेना चाहिए, ना कि आपको कोई मैजिक नंबर के पीछे दौड़ना चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ के पीछे। तो वो टर्म इंश्योरेंस की बात हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो 30-35 ईयर्स एज में अगर हम फाइनल एक रिव्यू कर रहे हैं कि क्या कवर लेना चाहिए, तो तब ये सोचना चाहिए कि मुझे 50-55 की एज में कितना कवर लगेगा और मेरी फैमिली को कितना कवर लगेगा, ना कि अभी मुझे कवर कितना लगेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसका ज्यादा करके जो यूज आएगा वो 50 के बाद आएगा। और ये नेसेसरी नहीं है कि आपको जब भी आपको अपग्रेड चाहिए वो मिलेगा, बिकॉज कोई भी अगर स्पेसिफिक डिजीज आ गई आपकी फैमिली में, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस मिले ही ना। आज हमारे फोरम पे, हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको एक स्पेसिफिक डिजीज हो गई है और वो अभी मारे मारे फिर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है, इवन एट द एज ऑफ 25 एंड 30। तो जितना जल्दी आप हाईएस्ट कवर पॉसिबल ले सके, अफोर्डेबल कवर आपके लिए जो हो वो ले सके, वो लेके आपको एक बार ये ओपन एंड शट कर देना चाहिए कि आपके लिए बार बार ये डिस्कशन ना आए 30-35 के बाद कि क्या ये कवर इनफ है या भी नहीं। मिनिमम कवर जो हम रिकमेंड करते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 2 इज अराउंड 25 to 30 lakhs। ये कवर इतना लेना चाहिए। इसमें आप सुपर टॉपअप अगर लेते हैं एज अ कॉम्बिनेशन तो प्रीमियम थोड़ा सस्ता हो जाता है, तो वो एक चीज है जो सेपरेटली डिस्कस हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। उसको छोड़ के एक्चुअली 30 मिनिमम कवर है।
अब आज की तारीख में कवर्स अवेलेबल है 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, तो अगर आप जितना ज़्यादा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो कवर लेना चाहिए, इवन अबव 30 लैक्स। उसका एक ही रीज़न है कि हमने हमारे लाइफ टाइम में देख लिया है कि कोविड जैसा कोई भी एपिडेमिक आ सकता है, पैंडेमिक आ सकता है, जहाँ पे अनरियलिस्टिक कॉस्ट सडनली आपके सामने आ सकते हैं, जिसको बोला जाता है ब्लैक स्वैन या टेल इवेंट बोला जाता है। उसके हिसाब से आपको 30 लैक्स के ऊपर जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना कवर लेना चाहिए, चाहे आप उसके लिए 1 करोड़ लीजिए, 2 करोड़ लीजिए, क्योंकि द डिफरेंस ऑफ द प्रीमियम बिटवीन अ 30 लैक्स कवर एंड अ 1 करोड़ कवर इज नॉट 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इट विल बी 30%, 40% और 50% हायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डू है जो आपने पूछा, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस देखें तो 50-55 की एज के लिए देखें, मिनिमम 30 लैक्स देखें अगर 2 फैमिली मेंबर्स है, एडल्ट्स है, और उसके ऊपर आप जितना भी ले सके उतना लीजिए, क्योंकि आगे हेल्थ केयर कैसे मूव होगा, हेल्थ केयर के कॉस्ट कैसे मूव करेंगे, पैंडेमिक आएगा कि नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए हायर लेवल का कवर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल इलनेस कवर आपका लॉस ऑफ इनकम कवर करता है, तो क्रिटिकल इलनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हर्षी ने कहा कि क्रिटिकल इलनेस का जो एक्चुअल कवर का कैलकुलेशन आएगा वो बहुत क्लोज टू टर्म इंश्योरेंस का कवर का कैलकुलेशन आएगा। वो 2 करोड़ हो सकता है, 4 करोड़ हो सकता है, बट वो मिलता नहीं है इतना हाई कवर। इसीलिए आपको जो मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस का कवर मिल सकता है जो बहुत ही क्लोज है आपके टर्म इंश्योरेंस के कैलकुलेशन से, वो आपको लेना चाहिए। सेम एक्चुअली एक्सीडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है कि एक्सीडेंट का कवर जो है वो मिरर करना चाहिए आपके टर्म इंश्योरेंस के कवर में। जितना मैक्सिमम आप मिरर कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस के कवर के लिए उतना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल इलनेस और टर्म एक्सीडेंट के केस में क्यों मिरर करना चाहिए कवर आपके टर्म इंश्योरेंस के साथ, इसका समझना बहुत जरूरी है। एक ही लाइन में बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है कि डेथ से बर्डन आपकी फैमिली का जो है वो कम हो, और क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंट से फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा हो, तो इसीलिए मिरर कवरेज होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि डेथ के कारण सिर्फ लायबिलिटीज पे करनी पड़ सकती है आपकी फैमिली मेंबर्स को और एक्सपेंसेस झेलने पड़ सकते हैं, बट अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या किसी को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसकी फैमिली को उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, उनकी इनकम इम्पेयरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, और वो सारे खर्चे ऐड होते हैं। इसीलिए क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट कवर शुड बी आल्सो मिररिंग द टर्म इंश्योरेंस कवर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कवर्स है जिसकी हमने बात की, और इसकी हर की मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे इसको कवर करना चाहिए। राइट। जल्दी से, क्योंकि पूरी चर्चा में बहुत ज़रूरी है कि सीनियर सिटीजन्स का एक एंगल भी हम टच अपॉन करें, बिकॉज ये एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है। देखिए, सही समय पर अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर ले लेंगे तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट और उसके बाद की जो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन जिस तरह से प्रीमियम बढ़ रहे हैं और कवरेजेस को लेकर भी अब बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, ख़ासतौर से अगर उम्र के उस पड़ाव में हर्ष, अगर आप कवरेज लेना चाहते हैं, बहुत कम कंपनियां हैं जो आपको कवरेज देंगी, खासतौर से अगर आपके पास हेल्थ इश्यूज़ हैं और अच्छे खासे हेल्थ इश्यूज़ हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए एक आसान तरीका अपने आप को इंश्योरेंस से कवर करने का, जल्दी इंश्योरेंस लेने के अलावा और क्या हो सकता है? तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बेस्ट तरीका ये है कि अगर उनके बच्चे बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो उन बड़ी कंपनियों में टिपिकली ज़्यादा पैसा देके, एक्स्ट्रा पैसा देके पेरेंट्स को कवर कर सकते हैं, पेरेंट्स इन लॉ को कवर कर सकते हैं। तो वो कवरेज लें, क्योंकि उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मिलता है। तो एक वो तरीका हो गया आपको पॉलिसी मिलने का, बिकॉज जैसा आपने कहा कि उस उम्र के उस पड़ाव में पॉलिसी ही मिलना मुश्किल हो जाता है। तो एक वो हो गया कि अपने बच्चों की जो उनके एम्प्लॉयर पॉलिसीज हैं, उसमें अगर आप पॉलिसीज ले लें तो एक वो तरीका है। एक ग्रुप इंश्योरेंसेज हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं। वो इंस्टीट्यूट ने एक टाई अप कर रखा है। उस टाई अप के तहत नॉट जस्ट अपने लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ले सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। लिमिट है उसमें, 10 लाख रुपया ही देते हैं, लेकिन 10 लाख रुपया तो मिलता है और कंपल्सरीली मिलता है, मतलब देना ही पड़ता है उनको, वो मना नहीं कर सकते। ओके, तो ये तरीका हो सकता है मिलने का। फिर प्राइवेट में अगर आप जाके कोशिश करेंगे पॉलिसी लेने की,
तो उसमें कई किंतु परंतु आएँगे। पहले तो मिलना ही मुश्किल है, फिर किंतु परंतु आएँगे, को-पेमेंट्स होंगे। को-पेमेंट यानी अगर ₹100 का खर्चा है, तो उसमें से ₹30 आप दीजिए, ₹70 कंपनी देगी। प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे। तो ये चीज़ के लिए एक्चुअली और मैंने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा था कि ये जो बातें चल रही है कि जीएसटी माफ होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो उस उन्हीं पॉलिसीज़ पे होना चाहिए जो मिलनी मुश्किल है। तो सीनियर सिटीज़न्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपल्सरी इश्यू होनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस और दुनिया में कई जगह वो कंपल्सरी इश्यू है कि आपको देनी ही पड़ेगी वो पॉलिसीज़। नेचुरली वो महँगी होगी बिकॉज़ उसमें रिस्क होता है और उस महँगेपन को कम करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ पे वो जो जीएसटी विथड्रॉल की बातें चल रही हैं, ऐसी पॉलिसीज़ पे वो होना चाहिए। तो वो हम होप करते हैं कि फ्यूचर में हो, लेकिन तब तक के लिए जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस आपके बच्चों का, ग्रुप इंश्योरेंस जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी ऐसा या फिर प्राइवेट में आप लेंगे तो आपको को-पेमेंट्स वगैरह मिलेंगे और थोड़ी पॉलिसी मुश्किल से मिलेगी। अ, बहुत सारे और पहलू हैं इस पूरी चर्चा में जो शायद हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास समय इतना ही है और उम्मीद बस यही करते हैं कि जितने भी दर्शक इस चर्चा को देख रहे हैं, इस पेशकश को देख रहे हैं, उम्मीद आपसे बस यही है कि अगर आप भी इंश्योरेंस की इस राह से थोड़ा-सा अगर भटक गए हैं या अब तक आपने वो राह चुनी ही नहीं है, तो कम से कम अपने आप को सही तरह से कवर करने को लेकर आप कदम आगे बढ़ाएँ। और हाँ, अगर कोई सवाल है तो हम हैं आपकी सेवा में हाज़िर और आपको सही एक्सपर्ट दिलाने के लिए। बहरहाल महावीर, आपका और हर्ष, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी में जाके इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया।